अथक प्रयास से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो हम सभी उनको सुनने का आज जो हमारा इच्छा है उसको हम लोग अभी थोड़े ही दूर में दूर करेंगे। उससे पहले बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में देखा जाता है तो नारियों का जो स्थान है आजकल वो किसी से कम नहीं है। किसी भी सेक्टर में चले जाएंगे तो वहां पे टॉप रैंक पर नारी ही दिखेगा। और आप सभी के साथ अभी भी आप उदाहरण देख सकते हैं तो नारी ही है जो आज प्रथम रैंक पर है। तो बस यही कहेंगे कि ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता, कल्पना हो या सावित्री मेरी, मदर टेरेसा, कल्पना, सावित्री हो या लता मेरी, असंभव क्या है इस दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है इस दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करना चाहेंगे, हम सभी के बीच सावित्री जी आए और हम सभी को उद्बोधन करें। आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, सभी छात्रों को ये संदेश जरूर दें ताकि वो भी अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ सके और अपने उस मुकाम तक हासिल कर सके। तो आज आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं सावित्री जी आए और हम सभी को उद्बोधित करें। यहाँ उपस्थित सभी महाशय, अजीत सर, प्रेम सर, सुरेश भैया, आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत अच्छा, मतलब कि आपका जो भी मैं सुन पाई मुझे लगा कि इट वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। सो यहाँ पे उपस्थित बाकी सभी छात्रगण, मैं यहाँ पे भाषण तो प्रिपेयर करके नहीं लाई हूँ कि मैं जैसे सुरेश सर इतने अच्छे से जैसे सुरेश सर यहाँ पे इतने अच्छे से बताए, मैं तो ऐसा कुछ नहीं प्रिपेयर करके आई हूँ। तो आई गेस मैं चाहती हूँ कि एक टू वे हो, मतलब आप मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूं। और ये काइंड ऑफ लाइक टू वे कन्वर्सेशन प्रोसेस, जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा से बात करते होंगे, दोस्त से बात करते होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो पूरा जो कन्वर्सेशन है ये ऐसे ही हो, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे और मैं कोशिश करूंगी कि मेरी परीक्षा की तैयारी के दौरान मुझे क्या प्रॉब्लम्स आए या मैं किस तरीके से तैयारी की, मैं इसका आंसर्स देना चाहूँगी। और अगर आज के समारोह के बाद अगर किसी भी एक आदमी, किसी भी एक छात्र का अगर जीवन परिवर्तन होता है, कोई अच्छी मुकाम पर चले जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से आती हूँ और मैंने क्या किया है, अभी किस स्थान पर हूँ। तो मेरा नाम कैसे हवा उधर से आ रहा है ऐसे क्या? जी, मेरा नाम सावित्री कुमारी है। मैं बोकारो जिले से बिलोंग करती हूँ। पिटरवार के बगल में मेरा घर है। मेरी प्राथमिक शिक्षा वही मध्य विद्यालय दांतू से कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर मैं नवोदय विद्यालय में गई। नवोदय विद्यालय जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक रहता है, तो मैं बोकारो टेनूघाट के नवोदय में थी। वहाँ 7 साल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय टेनूघाट बोकारो में कंप्लीट की। उसके बाद मुझे अपने बैचलर्स को पढ़ने के लिए मुझे एक बाहर जाने का मौका मिला। मैं बांग्लादेश में थी। वहाँ पे एक विमेन ओनली यूनिवर्सिटी था, एशियन यूनिवर्सिटी फॉर विमेन। तो वहाँ पे मैं 4 साल की अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की। मेरा सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस था, पर्यावरण विज्ञान, जो आप लोग अभी सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि हमारा पर्यावरण बहुत खतरे में है और हम सबको अपने मतलब कि कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सके अपने पर्यावरण को। तो उसको लेकर पढ़ाई की। उसके बाद फिर वहाँ पे 1 साल की टीचिंग असिस्टेंट का जॉब भी किया उसी यूनिवर्सिटी में। और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो इंग्लैंड में अवस्थित है, तो वहाँ पर मैं मास्टर्स के लिए गई थी। वहाँ की मास्टर्स की डिग्री के बाद मैं IIT बॉम्बे में एज अ रिसर्चर थी। वहाँ पे रिसर्च करती थी क्लाइमेट चेंज में, पर्यावरण विज्ञान में अगेन वहाँ पे रिसर्च करती थी। और उसके बाद फिर वहाँ 1 साल के रिसर्च के बाद बहुत मन हम पूरे घर परिवार को था कि मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल हूँ। तो अभी मैं 2 साल
के प्रिपरेशन के बाद मैं मुझे जेपीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और अभी मैं धनबाद में उप समाहर्ता, जिसको डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, उस रूप में अभी मैं प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हूँ। अभी 1 साल की मेरी लगभग प्रशिक्षण है, उसके बाद फिर मुझे कोई पोस्टिंग मिलेगा एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है। अगेन जो मैंने बताया कि मैं 2 वे प्रोसेस चाहती हूँ कि आपसे बातचीत हो, ये तो आप लोग बस कुछ भी कभी भी कहीं भी खड़े होकर मुझे बस क्वेश्चन पूछिए और मैं बहुत हैप्पीली कुछ भी आंसर दूंगी। बहुत तरीके के स्टूडेंट्स हैं, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक, तो मुझे पता नहीं कि क्या एड्रेस करूँ। तो आई थिंक द स्टेज इज योर्स, सो प्लीज़ जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आई बी वेरी हैप्पी टू प्लीज़। मातो जी वहाँ से पूछा जाए। जी ऋचा दी से शुरू हो रहा है, ठीक है। मैम अभी आपने बताया कि आप एज ए रिसर्चर भी बॉम्बे में काम कर चुके हैं ना, तो मेरे को ये जानना है कि जब आपने रिसर्च की टॉपिक ली होगी तो मतलब उसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आए होंगे और आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया था कि हमें इसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो हमें जानना है। मेरा टॉपिक, रिसर्च का टॉपिक बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आप जितना ऊपर तक पढ़ते हो, जैसे पीएचडी लेवल तक पढ़ते हो, तो उतना आपका नैरो होते जाता है। जब क्लास 1 में रहते हो तो आप सब कुछ पढ़ते हो, और पीएचडी में जब रहते हो तो आप बहुत छोटे से स्तर में पढ़ाई करते हो, उसी को अंदर घुसने का कोशिश करते हो। तो रिसर्च में यूजुअली आप एक ही चीज को पढ़ते हो। मेरा था कि एक क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड मेरा मतलब रिसर्च टॉपिक था कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे अतिवृष्टि अनावृष्टि का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, राइट? टाइम पे नहीं हो रहा है, बारिश नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो मतलब वातावरण बहुत जिस तरीके से चलता था वैसे नहीं चल रहा, उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो मेरा टॉपिक ये था, और मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आने वाले दिनों में डेटा के साथ, जैसे कि हम लोग के पास टेम्परेचर का डेटा रहता है, हम लोग के पास पानी कितना गिरता है उसका डेटा रहता है, उसका डेटा के साथ काइंड ऑफ समझने को कोशिश कर रहे थे कि ये आने वाले दिनों में कैसे परिवर्तन होगा मॉडल, क्लाइमेट मॉडल के अनुसार। क्लाइमेट मॉडल एक तरीके से होता है, इसमें कि एक तरीके का क्लाइमेट मॉडल बेसिकली थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, मैं इससे रिलेटेड आपसे बाद में बात कर लूँगी। बट क्लाइमेट मॉडल इस तरीके से होता है कि उसमें बहुत सारे डेटाज रहते हैं, और आप मतलब कि आप हेल्प करता है आपको प्रिडिक्ट करने में इन अ वे फ्यूचर। थैंक यू। यहाँ से मातो जी से। वही भैया जो होंगे क्वेश्चन आप उठाएंगे अपनी जगह पे, खड़े हो जाइए, क्वेश्चन खड़े जो आप अपना दिनचर्या। मेरी दिनचर्या लास्ट 2 साल में मैं बेसिकली केवल पढ़ाई करती थी। तो सवेरे उठती, घर में ही रह के पढ़ाई की हूँ मोस्टली। तो सवेरे मैं यूजुअली रात में पढ़ने वाली, मतलब मुझे रात में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत शोर रहता है और फिर घर में रहने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं रात का यूज करती थी अच्छे से, वो शांति रहता था उसका यूज करती थी ना वे। तो लेट से उठती थी, आई गेस 8-9 बज जाता था, और 2 बज जाते थे सोने में, 1-2 बज जाते थे सोने में। तो 8-9 बजता था, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके, और आई थिंक टॉपिक्स सेलेक्ट कर लेते थे। तो जब भी आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोगों में से कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, जेपीएससी यूपीएससी किसी का भी तैयारी कर रहे हो, तो बहुत जरूरी होता है 2 चीज, एक सिलेबस देखना और दूसरा कि पिछले साल कैसा क्वेश्चंस आया था, मतलब पिछले 5, 10, 15 सालों में कैसा क्वेश्चंस आ रहा है। तो अगर आप वो दोनों को नहीं रखेंगे, अपने सिलेबस को अपने डेस्क में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने डेस्क में नहीं रखेंगे, तो बहुत संभावना है कि आप वहां से डाइग्रेस हो जाएं, भटक जाएं, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि ये बहुत समुद्र है, इसमें मैं कहाँ पढ़ूं, एग्जैक्टली कौन सा चीज पढ़ना शुरू करूं। इतने नॉलेज में आप मतलब कि क्या पढ़ोगे उस केस में। तो आपको जो होता है ना नॉर्थ स्टार काइंड ऑफ दिखाने वाला, कंपास गाइड करने वाला, वो आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को देखें और आप टिक करते जाएं कि मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो जेपीएससी का जब मैं तैयारी कर रही थी तो उसका कुछ 12 पेज का सिलेबस ही था, तो मैं टिक करते जाती थी कि ये सिलेबस हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट जाना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है। तो इस तरीके से एक एक करके मैं पढ़ते रहती थी जब तक वो पूरा सिलेबस में सब कुछ टिक ना हो जाए। उसके बाद फिर आपको रिवीजन करना है,
पहली रिवीजन करना है, फिर दूसरा रिवीजन करना है, तो आप नोट्स बना बना के करें। जैसे कि अगर ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको आना चाहिए कि 2-3 पेज आप आराम से लिख लें, क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं, आपको 10-12 पेज लिखना पड़ता है, तो उसी अनुसार बस आप तैयारी करते रहें। और उसके बाद फिर आपने सिविल सर्विसेज को अपना लक्ष्य चुना, तो जनरली ऐसा होता है कि कुछ अलग क्षेत्र में जाने के बाद कोई दूसरा, जैसे आप सिविल सर्विसेज में गई तो तैयारी करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन आपने 2 साल में ही झारखंड में स्टॉप किया, तो क्या रहा? मैं मतलब कि पहले कि क्यों मैं आई इधर, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी थोड़ा स्पेसिफिक हो जा रहा था। बहुत होता है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते तो बहुत मतलब कि एक टॉपिक में आप बहुत अंदर तक आपको जाना होता है, तो उस केस में आपका ब्रेड्थ छूटता जाता है, मतलब किनारे किनारे चीज छूटते जाती है। तो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से थोड़ा दूर जा रही हूँ, और मेरे पेरेंट्स बहुत चाहते थे, उनका भी सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज करूँ। दूसरा कि जैसे कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं जब नवोदय में थी तो वहाँ पे एक IPS आए थे, तो उन्होंने भी मुझे क्लास 6-7 में थी तो उस टाइम कहीं ना कहीं दिमाग में डाल दिए थे कि एक सिविल सर्विस एक कैरियर होता है जिसको हम लोग परस्यू कर सकते हैं, तो वो था बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं पे। तो इसलिए मैं आपका पहला सवाल का उत्तर, इसीलिए मैं सिविल सर्विसेज को चुनी। और दूसरा कि जब ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया तो फिर करने में मुश्किल तो बहुत आए थे, क्योंकि डिफरेंट है, मतलब जो मैं कर रही थी मास्टर्स में उससे बहुत अलग था ये जो मैं यहाँ मैं कर रही थी। बट आई गेस बहुत मतलब कि बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि आपको नहीं मन करता है करने का, फिर लगता है कि छोड़ दो, फिर क्यों करना है, फिर आप पीछे जा सकते हो, फिर से साइंटिस्ट आप बन सकते हो। तो उस केस में बस मैं ये कहती थी कि मेरा मन में ये था कि अगर मैं अभी छोड़ दूं तो मेरा जो 1 साल है वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब उसको मैं कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी अपनी लाइफ में कि वो 1 साल गया कहाँ, किस चीज को गया। अगर मैं यहाँ से कोई आउटकम नहीं आया, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया, तो 1 साल लगभग बर्बाद समझा जाएगा, और वो 1 साल फिर कब 2 साल हो गए पता नहीं चला, अब 2 साल बर्बाद चला जाएगा। तो आपको बस स्ट्रॉन्ग डिजायर रहता है कि उस 2 साल को आप जस्टिफाई करेंगे। अगर आप नौकरी के लिए भी बाद में सर्च करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि 2 साल आपके लाइफ में गए कहाँ। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं पुश करता था कि पढ़ लो, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना, वो 2 साल जो आपने बनाए हैं उसको जस्टिफाई बहुत इजी नहीं होता है, बहुत बार पढ़ने का मन नहीं करता था। यहाँ आपके पेरेंट्स, फैमिली बहुत सपोर्ट करेगी। यहाँ पे मेरी बहन आई हुई है यहाँ पे, आई थिंक सी रियली हेल्प मी वेरी मच। तो वो मुझे बहुत हेल्प करती थी, दीदी ये कर लो, दीदी वो कर लो, लाइक तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन का जरूरत होता है। मैं आई होप कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई हूँ। मेंस में लिखना बहुत होता है। मेंस में आई थिंक दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं कहूँगी कि इस लिखना होता है। तो आप मेरा जब प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल गया था उसके बाद फिर मैं लगभग वो 3 महीने 4 महीने का जो टाइम था उसमें मैं 30 से ज़्यादा पेपर लिखी थी, मतलब 30 से ज़्यादा साइमुलेशंस की थी, कि मतलब मुझे जाके फाइनली एक ही लिखना था, लेकिन मैं 30 से अधिक बार मैं लिख चुकी थी उसको, कि मैं जाके मतलब कि वहाँ पे आप कुछ सोच नहीं पाओगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो आपके पास जो पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है वही कीजिए। तो बहुत बार स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपके पास कंटेंट नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिर से ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि इस बार क्वेश्चन भी ग्लोबलाइजेशन में आया था और गांधी जी में आया था, हड़प्पा सभ्यता में आया था। तो मान लीजिए ये सब सब्जेक्ट में आपको नहीं आइडिया कि इसमें क्या है, इसके अंदर क्या लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, NCERT जो है क्लास 11 क्लास 12 की, वो पढ़ सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे से दिया रहता है सारे सब्जेक्ट के बारे में, जो टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में उसको पढ़ लीजिए और खुद से एक नोट बना लीजिए कि अगर हड़प्पा सभ्यता या फिर गांधी जी या फिर ग्लोबलाइजेशन या किसी भी टॉपिक में कुछ आए तो आपके पास 2 पढ़ना लिखा हुआ रहना चाहिए, वो रटा हुआ होना चाहिए, मतलब कि आपको मतलब सोचना ना पड़े, वहां पे एग्जैक्टली आपको पता रहेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं।
उसमें क्या क्या लिखेंगे, पहले स्टार्टिंग में ये लिखेंगे, फिर दूसरी बार दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे, फिर आपका एक कोहेरेंसी मेंटेन होना चाहिए। हम लोग लिखते हैं और बहुत बार भूल जाते हैं कि ये हम लोग लिखे, लेकिन किसी और को पढ़ना है, अगर उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा तो वो फिर आंसर मेरे को मार्क्स नहीं देगा। तो इसका भी ध्यान रखना है कि कोई प्रोफेसर है जो मेरा पढ़ रहा है वहाँ पे, तो इसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सके, इसीलिए डायग्राम वगैरह का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें मैप बना दे, छोटा छोटा डायग्राम बना दे, उसको मतलब कि इस तरीके से लिखे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। और प्रैक्टिस, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए मेंस के लिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आई। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है कि तैयारी के दौरान या जो भी चीज़ हो रहे हो तो इसमें मेडिटेशन का क्या रोल हो सकता है और मेडिटेशन इसमें क्या है, इसमें क्या रोल निभा सकता है या है जरूरी या नहीं? मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं कभी कभी मेडिटेशन कर पाती थी, जैसे अन्य लोग होते हैं कि मेडिटेशन एक दिन होती है, 5 दिन नहीं होती है, तो वैसे ही मेरा भी स्केड्यूल था। तो आई थिंक मेडिटेशन एक चीज करता है कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए तैयार कर देता है। आप खुद सोचने लगते हैं कि मैं जो आज दिन भर किया या की, क्या ये मतलब कि वर्थ इट था, मैं क्या अपना दिन को पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज उपयोग कर पाए कि नहीं कर पाए। तो आई थिंक मेडिटेशन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन है, काइंड ऑफ अपने आप से बात करना कि मतलब क्या हम आज अपना बेस्ट दे पाए। तो ये आप मेडिटेशन जैसे आंख बंद करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, वॉक करके कर सकते हैं। आप एक वॉक में निकल जाएं, चलते रहें और फिर थोड़ा देर चले, थोड़ा एक इस स्कूल का एक राउंड ले लें और फिर देख लें, सोच लें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है इन अ वे। या फिर मैं बहुत ज़्यादा जो करती थी वो डायरी मेंटेन करती थी, मतलब मेरे जिंदगी में अगर कुछ भी हुआ, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा था तो मैं लिख लेती थी उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आज मेरे से अच्छे से बात नहीं किया या फिर घर वाले आएंगे आपको बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, राइट, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको कुछ भी चीज में वैसे मतलब कि फर्क पड़ता है, बुरा लगता है, तो आई थिंक मेडिटेशन वो भी हो सकता है कि आप एक लिख लें और फिर एक तरीके से अपने आप को रिफ्लेक्ट करें कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, गलत जा रही हूँ। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपने बताया कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, तो उस केस में आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी को दिखा रहे हैं मेंस, वो बोला कि नहीं उतना अच्छा नहीं है, या फिर आप खुद ही देख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, तो उस केस में आप क्या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये खुद अपने आप से बात करना इज आई थिंक आपको रास्ते में रखेगा, आप बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो जाएंगे। मतलब आपको बताएगा कि आप, जैसे सर बता रहे थे कि A फॉर एम, आपको एम से भटकने नहीं देगा, और B फॉर बेस्ट, C फॉर कॉन्फिडेंस एंड D फॉर लाइक डिसिप्लिन। आई थिंक वो करेगा मेडिटेशन आपको। इंटरव्यू मतलब बहुत छोटे समय के लिए ही होता है, यूजुअली 15 दिन का टाइम देते हैं ये लोग और तैयारी करने के लिए। बट ऑनेस्टली इंटरव्यू में ज़्यादा तैयारी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए पास हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपके पास नॉलेज है, आपका नॉलेज का टेस्ट हो गया है। मेंस में वो लोग आपका नॉलेज देख चुके हैं, तो अब आपको क्या दिखाना है, आपको अपना पर्सनैलिटी दिखाना है कि आप उस रोल के लिए, अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो उस रोल के लिए आप तैयार है या नहीं। आपकी वेशभूषा, आपका बोलने का तरीका, आपके बैठने का उठने का तरीका ऐसा है या नहीं है कि आप उस रोल में अपने आप को ढाल पाए, डिप्टी कलेक्टर या फिर किसी और अन्य रोल में ढाल पाए या नहीं ढाल पाए। तो मुझसे क्वेश्चन वो लोग बहुत नॉर्मली पूछते हैं, मोस्टली आप पूछने का तरीका वो लोग जो भी पूछते हैं, लेकिन वो लोग देखना एक चीज चाहते हैं कि आप बोल किस तरीके से रहे हैं, आप बैठे किस तरीके से, आप वॉक करके उतना दूर तक आए, आप ग्रीटिंग किए कि नहीं वो लोगों को। तो ये सब चीज वो लोग देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन था कि मैं चूंकि बांग्लादेश से ग्रेजुएशन की हुई हूँ, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बांग्लादेश से थे, और एक क्वेश्चन मेरा इन्वायरमेंटल साइंस से था, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ी हुई हूँ मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में। तो पहला क्वेश्चन था कि इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप कैसा है, मतलब कि हमारा भारत देश का बांग्लादेश के साथ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे हैं। तो ये था बेसिकली बहुत इजी सा क्वेश्चन था,
आप कर सकते हैं आराम से। दूसरा क्वेश्चन वो जो इन्वायरमेंटल साइंस वाला था कि एक बड़ा तालाब है आई थिंक रांची में कहीं, तो वो बोले कि उसको साफ कैसे करोगे, जो इन्वायरमेंटल साइंस का सवाल था कि कैसे आप साफ करोगे। तो ये 2 क्वेश्चन था। थोड़ा बहुत ये असम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारे शरणार्थी वहाँ पे है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा मोस्टली। तो आपका जो भी बैकग्राउंड रहेगा, आपका जो भी आप पढ़े हुए हैं बैचलर्स में, मास्टर्स में, या फिर आप जहाँ के हैं, बोकारो के हैं अगर, तो आपको उसी से आसपास आपको पूछेंगे, बट आपको आंसर क्या है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, जितना आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप बोलने में कहीं हर चीज को दोस्त तो नहीं ठहरा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं ऐसा चीज तो नहीं बोल दी जो ऐसा दिखाता है कि आप एक नेगेटिव इंसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देती ऐसा बोल देती कि बांग्लादेश बहुत गरीब देश है, वहाँ पे मुसलमान है, या फिर ऐसा कुछ बोल देती, तो ये दर्शाता कि मेरा बांग्लादेश के प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि अगर मैं आगे जाकर कोई गरीब इंसान से मिलती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा रवैया नहीं होगा, राइट, या कोई मुसलमान से मिलती तो बहुत अच्छा रवैया नहीं होगा। तो ये चीज फिर आपको नेगेटिव दिखाएगा वहाँ पे कि आप मतलब बहुत रिसेप्टिव नहीं है, बहुत आपके अंदर संवेदनाएं नहीं है, राइट। तो इस चीज को ध्यान देना है आपको कि आप बोल किस तरीके से रहे हैं, कहीं किसी के भी बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं जो शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके ये में कोई मतलब सब कुछ ठीक तो है ना, मतलब आपके आचरण में, व्यवहार में। आई थिंक वो ये चेक करना चाहते हैं। अब जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो किन्हीं के दिमाग में तो लास्ट में पूछ लीजिए एक आध गो, क्योंकि समय को भी मैनेज करना। मैम दोनों पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका मतलब कि स्टडी मटेरियल का सोर्स क्या था, और क्या कोचिंग ज़रूरी है पीसी जैसे एग्जाम के लिए, और अगर है कोचिंग जरूरी तो उसकी भूमिका क्या है और कितने होते हैं? आपका क्वेश्चन? मैं जेपीएससी सेल्फ स्टडी से ही की हूँ, तो बिल्कुल हो सकता है, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। मतलब सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, कोचिंग आपको केवल सपोर्ट करेगा इन अ वे। तो मैं यूपीएससी के लिए थोड़ा बहुत कोचिंग ली थी, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर दिया था मुझे। बट जेपीएससी का सिलेबस जो है वो आप सिलेबस रखें और सिलेबस के अनुसार आप केवल देखें कि वो उसमें ये लिखा हुआ है। मैं कौन से सोर्स का यूज करती थी, बहुत बोरिंग सा लेक्चर्स आता है यूट्यूब में, विद्या मित्र या ईपीजी पाठशाला, विद्या मित्र या ईपीजी पाठशाला, ये मतलब कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स लोग रहते हैं, वो लोग बोरिंग सा लेक्चर देते हैं क्लास में, लेकिन वो लोग के अंदर डेप्थ बहुत रहता है। मतलब आप उसको पेशेंस के साथ सुन लेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, तो वो लोग ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा जानते होंगे वो लोगों की अपेक्षा। जो लोग यूट्यूब में ऐसे ही बहुत बोलते हैं कि आज ये देख लीजिए वीडियो, आपका 15% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं रहता है, राइट। और जेपीएससी को गहराई चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं उसमें गहराई हो, छिछलापन नहीं है, सैलोनेस नहीं है, राइट। तो आप उन सिलेबस, उन वीडियोज में जाइए यूट्यूब में, जैसे कि जो प्रोफेशनल वीडियोज लग रहे हैं, जो जिसमें यूनिवर्सिटी, मुझे याद है कि अकबर के पॉलिसी के बारे में मैं देखी थी, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ई विद्या मित्र वाला जो पाठशाला वगैरह, ईपीजी पाठशाला में जो आ जाते हैं वो वीडियोज, वो सबको मैं देख लिया करती थी। या फिर एनसीईआरटीज, आई थिंक दी बेस्ट सोर्स। एनसीईआरटीज बहुत सारी चीज़ों के लिए, खासकर जेपीएससी के लिए, क्लास 11th क्लास 12th की एनसीईआरटी बेस्ट होगी। आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करें, उसी अनुसार। सॉरी, मैं आपके और कुछ पूछना था तो हो सकती बिल्कुल। सबसे पहले तो गुड इवनिंग, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन इससे लाइफ से जुड़ा हुआ था। हाँ, कि जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आप अगर ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करते हैं, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल रहता है उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स जो आपके लेवल के, मतलब IQ लेवल वाले थे, या आपसे अच्छे थे, आपसे मतलब नीचे थे, वो लोग का जो होता है कि वो लोग की जॉब लग गई है, तो वो लोग अच्छे से सेटल हो चुके हैं, तो मैम उस कंडीशन को कैसे टैकल करना है, किसके साथ रहना है, क्या उसमें आपका इंस्पिरेशन रहता है, आप उस फेनोमेनन कैसे प्रोसेस में थ्रू होते हैं, तो मैं वो जानना। बहुत सही क्वेश्चन है। आई थिंक मतलब बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। मैं ऑक्सफोर्ड से आई हूँ, तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, एज यू कैन इमेजिन। कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई इजराइल में है, कोई यूएस में है, लेकिन बहुत अच्छे जगह पे वो लोग प्लेस थे।
और मैं यहाँ पे केवल घर में बैठ के एक मतलब विलेज में घर में बैठकर दिन भर केवल पढ़ाई कर रही हूँ। तो बहुत प्रॉब्लम होता था, लाइक यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी इजी। तो ये तो पहले आप जान जाइए कि बहुत इजी नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा, फिर लगेगा बहुत टाइम कि छोड़ दो ना, फिर करो जो वो लोग कर रहे हैं, राइट, अप्लाई करो जॉब के लिए, चले जाओ वैसे फील्ड में। तो फिर बहुत बार होगा कि आपको डेविएशन लगेगा। आई थिंक बहुत बार उन सबको शट डाउन करना बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं 2 साल तक मैं नहीं बात करती थी और लोगों से, लाइक मैं नहीं जानती थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ हैं, कौन से कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, क्या पेपर पब्लिश कर रहे हैं, मैं नहीं जानती थी। मैं फेसबुक बिल्कुल बंद कर दी थी, मैं व्हाट्सएप में सब बहुत सारे लोगों को डिलीट कर दी थी। और ऐसा केवल आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा आपके अगल बगल भी होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, आपकी बड़ी माँ होगी, चाचा होंगे, जो भी होंगे, राइट, फूफा होंगे, जो भी होंगे, वो लोग बोलेंगे, राइट, कि बहुत सारी चीजें। बट आई गेस बहुत टाइम मैं क्या करती थी कि मैं उसको बंद करती थी, और जो मेरे रियली लाइक 2-4 लोग जिनको मैं गिन सकती हूँ अपने अंगुली में, 1, 2, 3, उसमें से एक यही बैठी हुई है मेरी बहन, आई गेस, तो उसको मतलब कि उन लोग पे मैं काउंट करती थी कि मतलब मुझे किसी से बात करना है, मुझे अगर फ्रेंड चाहिए तो ये लोग हैं, ये 2-4 लोग हैं मेरे लिए अभी, क्योंकि फिर नहीं तो फिर आप बहुत भटक जाएंगे और फिर नहीं कर पाएंगे। आई थिंक बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और मैं मतलब कि मेरे लिए सच में बहुत बड़ा गौरव का पल होगा अगर इस सेमिनार के बाद आप लोग ध्यान से पढ़ें और जो भी गोल कर रहे हैं, डजंट हैव टू बी सरकारी नौकरी ओनली, आप लोग अगर इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उस फील्ड में अगर आप लोग अव्वलता के साथ, पूरे के पूरे तन्मयता के साथ अगर काम कर सकें, एक बार आप ठान लें उसको, होता है ना कि बहुत बार छोड़ने का मन करता है, तो वैसा नहीं छोड़ते हुए आप अगर आगे राह तक चले जाएं और एक सफल व्यक्ति बन जाएं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात होगी और मैं समझूंगी कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। तो अपनी वाणी को विराम इस तरीके से देना चाहूंगी कि जब मेरे लिए ऐसा पल आता था, और ऐसा नहीं होगा कि आपके टाइम मतलब जो भी आप करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए वो होती फूलों की सेज बिसी रहेगी और आपको केवल चलना है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं ऑक्सफोर्ड से आई हूँ फिर भी कह रही हूँ ऐसा नहीं होगा। आपके लिए बहुत ऊपर से आएंगे और बहुत नीचे, अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। तो बस एक चीज को याद रखिएगा कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, अब राह क्या पतवार क्या, तो फिर आपको कुछ नहीं रोक सकता है।